ये कहानी डेरेल नाम के एक कॉलेज स्टूडेंट की है जो अपनी कॉलेज फीस भरने के लिए एक एक्सपेरिमेंट में हिस्सा लेता है। इस एक्सपेरिमेंट में उसे एक ऐसा इंजेक्शन दिया जाता है जिससे उसकी देखने, सुनने और सूंघने की शक्ति 100 गुना तक बढ़ जाती है। अब इस नई शक्ति का इस्तेमाल करके वो कुछ भी कर सकता है, लेकिन उसे ये नहीं पता होता कि इसके कुछ साइड इफेक्ट्स भी हो सकते हैं। उसे इस बारे में भी जानकारी दी जाती है, लेकिन जब एक्सपेरिमेंट से पहले वार्निंग दी जा रही होती है तो वो सो जाता है और ये इन्फॉर्मेशन उस तक पहुंच नहीं पाती। कहानी स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी से शुरू होती है, जहां डेरेल नाम का एक लड़का पढ़ाई कर रहा था। वो ऐसा व्यक्ति है जो हमेशा दूसरों की मदद के लिए आगे रहता है। यूनिवर्सिटी में नए स्टूडेंट्स के लिए टूर गाइड का काम करता है और एक ग्रुप का टूर खत्म होते ही दूसरे ग्रुप के साथ नया टूर शुरू कर देता है। वो एक साथ 2 काम करने के बावजूद थकता नहीं, क्योंकि उसे पैसों की बहुत जरूरत है। इसके साथ ही वो पार्ट टाइम जॉब भी करता है, जिससे उसे थोड़ी बहुत आमदनी मिल जाती है। इसी भागदौड़ के बीच एक दिन जब वो अपने कमरे में टीवी के सामने झपकी ले रहा होता है, तभी उसकी माँ का फोन आता है। उसकी माँ उससे पूछती है कि उसकी नौकरी का क्या हुआ, जिस पर डेरेल झूठ बोलता है कि वो एक शानदार नौकरी पाने की दौड़ में है। लेकिन असलियत ये थी कि उसकी आर्थिक स्थिति बेहद खराब थी और उसके पास अपनी फीस तक भरने के लिए पैसे नहीं थे। कुछ समय बाद यूनिवर्सिटी के ट्यूशन ऑफिस से उसे फोन आता है, जहाँ उससे सेमेस्टर की फीस मांगी जाती है। पैसे ना होने के कारण वो अपनी आवाज बदलकर ये झूठ बोलता है कि डेरेल अब इस दुनिया में नहीं है। अपनी आर्थिक तंगी को देखते हुए वो नए नए तरीके अपनाने लगता है पैसे कमाने के लिए। वो ब्लड डोनेट करने के लिए ब्लड बैंक जाता है, लेकिन बार बार इतना ज्यादा ब्लड डोनेट कर देता है कि वो बेहोश हो जाता है। इसके बाद वो स्पर्म बैंक जाता है, लेकिन वहाँ भी पैसे कमाने के लिए अपनी बॉडी को पूरी तरह निचोड़ देता है। इसके बावजूद उसकी परेशानियां खत्म नहीं होती। डेरेल पैसे कमाने के लिए और भी तरीके खोजता है। वो एक हेयर सैलून में जाकर अपने बाल बेचने की कोशिश करता है, लेकिन उसे बताया जाता है कि उसके छोटे बालों की कोई कीमत नहीं है। तब वो अपनी बॉडी के दूसरे हिस्सों के बाल बेचने की बात करता है। उसकी ये बेशर्मी देखकर सैलून की मालकिन गुस्से में भड़क उठती है और उसे वहां से भगा देती। चल साले तू। अब अगले दिन यूनिवर्सिटी के कैफेटेरिया में उसकी मुलाकात उसके क्लासमेट स्कॉट से होती है। स्कॉट वही लड़का था जो उसी नौकरी के लिए अप्लाई कर रहा होता है, जिसके लिए डेरेल भी दिन रात मेहनत कर रहा होता है। क्लास में दोनों एक दूसरे पर ताने मारते हैं और खुद को बेहतर साबित करने की कोशिश करते हैं। इसी बीच कैफेटेरिया में खूबसूरत लड़की आती है जिसका नाम जेनिस है। उसे देखकर डेरेल तुरंत उसे पसंद करने लगता है और उसे इम्प्रेस करने की सोचता है। उसी समय उनकी क्लास में स्माइथ बेट्स कॉरपोरेशन से एक आदमी आता है और सभी छात्रों को उस नौकरी के बारे में बताता है जो वो इस कॉलेज के किसी एक बच्चे को देने वाले थे। वो कहता है कि इस नौकरी के लिए एक ऐसे व्यक्ति की जरूरत है जो स्पोर्ट्स और सोशल एक्टिविटीज में सबसे आगे हो। ये सुनकर डेरेल घबरा जाता है, क्योंकि उसके क्लासमेट स्कॉट में भी सभी योग्यताएं मौजूद थी जो इस नौकरी के लिए जरूरी थी, जबकि वो तो पैसे कमाने की दौड़ में इन सब चीजों में पीछे रह गया। कलवा करता भी क्या, लेकिन कलवा हार मानने वालों में से नहीं था। वो इस नौकरी के लिए क्वालिफाई करने के लिए आइस हॉकी खेलने का फैसला करता है। वो अपने कोच के पास जाता है, लेकिन कोच उसे टीम में लेने से मना कर देते हैं, क्योंकि उसने पहले कभी आइस हॉकी खेला ही नहीं था। इसके बावजूद डेरेल हार नहीं मानता और टीम के कैप्टन से मदद मांगता है। कोच से बहुत हाथ पैर जोड़ने के बाद आखिरकार उसे एक मौका मिल ही जाता है। उसे गोल रोकने की जिम्मेदारी दी जाती है, लेकिन चूंकि उसने पहले कभी हॉकी खेला नहीं था, इसलिए वो बुरी तरह पिटता है और एक भी गोल रोकने में सफल नहीं हो पाता। स्पोर्ट्स में नाकाम रहने के बाद वो फिर से पढ़ाई और छोटे मोटे काम करके पैसे जुटाने की कोशिश करने में लग जाता है। उसे इस बात का जरा भी अंदाजा नहीं होता कि जल्दी उसकी जिंदगी पूरी तरह बदलने वाली है। अब एक दिन जब वो कैंपस में सफाई कर रहा होता है, तभी उसे एक पर्चा मिलता है जिसमें एक सेमिनार के बारे में लिखा था। ये सेमिनार न्यूरोसाइकोलॉजी पर रिसर्च से जुड़ा होता है और इसमें भाग लेने वालों को पैसे देने का वादा किया जाता है। अब पैसों की जरूरत को देखते हुए डेरेल तुरंत वहां पहुंच जाता है। सेमिनार में एक नई दवा के बारे में बताया जाता है जो इंसान की इंद्रियों को बेहद तेज और पावरफुल बना सकती है। पैसे कमाने की इस दौड़ में डेरेल अकेला नहीं था, वहाँ और भी छात्र बैठे होते हैं, लेकिन जब दवा के साइड इफेक्ट्स के बारे में बताया जाता है तो उनमें से ज्यादातर डर कर सेमिनार छोड़कर ही चले जाते हैं। डेरेल जो पहले ही थका हुआ था, बीच सेमिनार में ही सो जाता है। ये कलवा हर जगह सोता है। जब उसकी नींद खुलती है तो वो खुद को खाली कमरे में अकेला पाता है। उसने जो कुछ भी सेमिनार में बताया था वो कुछ सुन ही नहीं पाया, सो गया था कलवा। साइड इफेक्ट्स की जानकारी ना होने के बावजूद भी पैसों की लालच में कलवे ने हाँ कर दी। इसके बाद डेरेल को डॉक्टर थॉमस से मिलवाया जाता है। डॉक्टर उसे समझाते हैं कि हर रात सोने से पहले उसे अपने शरीर में इस दवा के 6 इंजेक्शन लगवाने होंगे, ये घोपने होंगे हैं।
वो उसे ये भी बताते हैं कि शुरुआत में उसे भ्रम और हल्की परेशानी का सामना करना पड़ सकता है, लेकिन उसके बाद उसे इस दवा का कमाल देखने को मिलेगा। कलवा ये सब सुनकर थोड़ा अजीब महसूस करता है, लेकिन पैसों की जरूरत के चलते वो तैयार था। शाम को डेरिल एक पार्टी में जाता है जहाँ वो अपनी क्लासमेट जेनिस को देखता है। वो हिम्मत जुटाकर उसे डेट पर चलने के लिए कहता है और उसकी खुशी का ठिकाना नहीं जब जेनिस हाँ कर देती है। लेकिन तभी वहाँ पर स्कॉट आ जाता है और सबके सामने डेरिल का मजाक उड़ाने लगता है, जिसे डेरिल को बहुत बुरा लगता है। घर लौटने के बाद वो डॉक्टर की सलाह के मुताबिक दवा की पहली खुराक लेता है। उसे अंदाजा भी नहीं था कि ये उसकी जिंदगी पूरी तरह बदलने वाली है। अब अगले दिन परीक्षा के दौरान डेरिल को दवा के साइड इफेक्ट्स का सामना करना पड़ता है। उसकी इंद्रियां इतनी तेज हो जाती है कि पेंसिल की आवाज, घड़ी की टिक टिक और कमरे की रोशनी तक उसे परेशान करने लगती है। ये सब सहन कर पाना उसके लिए मुश्किल हो जाता है और वो बेचैन होकर परीक्षा बीच में ही छोड़कर भाग जाता है। साइड इफेक्ट्स के चलते उसे बहुत तेज खुजली होने लगती है। जब ये परेशानी थोड़ी कम होती है तब उसे पता चलता है कि वो परीक्षा में फेल हो चुका है। अपनी परेशानी का समाधान पाने के लिए वो डॉक्टर वीडन के पास जाता है और उन्हें अपनी स्थिति के बारे में बताता है। डॉक्टर उसे समझाते हैं कि ये सब दवा का प्रभाव है बेटा, और एक नॉर्मल प्रतिक्रिया है। वो अपनी इंद्रियों पर नियंत्रण पाने और इस शक्ति को अपने फायदे के लिए इस्तेमाल करने की सलाह देते हैं। डॉक्टर की सलाह मानकर डेरिल अपनी इंद्रियों पर नियंत्रित करने का प्रयास शुरू करता है। अब धीरे धीरे वो इन पर काबू पाने भी लगता है और अपनी इंद्रियों को एक सुपर पावर में बदलने की दिशा में काम करता है। अब वो इतनी धीमी आवाज सुन सकता था और इतनी सूक्ष्म चीजों को देख सकता था जो आम इंसान कभी न देख न सुन पाएगा। इसी बीच स्माइथ बेट्स कॉर्पोरेशन की नौकरी के लिए प्रतियोगिता अपने अंतिम चरण में पहुंच जाती है। डेरिल पहले इस दौड़ से बाहर हो चुका था, लेकिन अब अपनी नई शक्तियों का इस्तेमाल करके उसने जज को इतना प्रभावित कर दिया कि उसे छठे फाइनलिस्ट के तौर पर प्रतियोगिता में शामिल कर लिया जाता है, जबकि शुरुआत में ये नौकरी सिर्फ 5 लोगों को ही दी जाने वाली थी। एक दिन डेरिल एक पार्टी में जाता है जहाँ वो जेनिस और उसके दोस्त को बातें करते हुए सुन लेता है। जेनिस कह रही होती है कि उसे एक ऐसा लड़का चाहिए जो समझदार और दिल का साफ हो। ये सुनकर कलवा जेनिस को प्रभावित करने की कोशिश करता है। अपनी सूंघने की क्षमता का इस्तेमाल करके वो जेनिस के परफ्यूम का सही नाम बता देता है, जिससे जेनिस इतना प्रभावित हो जाती है कि वो डेरिल को डिनर पर चलने का न्योता दे देती है और उसके गालों पर किस करती है। अपनी इस नई शक्ति को खेल में आजमाने के इरादे से डेरिल फिर से आइस हॉकी टीम में शामिल होने की कोशिश करता है। पहले तो कोच उसे मना कर देते हैं, लेकिन जब वो अपनी तेज स्केटिंग और गोल रोकने की क्षमता दिखाता है तो कोच उसे तुरंत टीम में शामिल कर लेते हैं। भाई आजा तू आजा। मैच के दौरान डेरिल इतना शानदार प्रदर्शन करता है कि हर एक गोल रोककर वो सभी को हैरान कर देता है। उसकी परफॉर्मेंस देखकर स्कॉट, जो उसका सबसे बड़ा प्रतिद्वंदी था यानी उसके अगेंस्ट था, भी उसकी तारीफ करने लगता है। इसके बाद इंटर कॉलेज आइस हॉकी टूर्नामेंट शुरू होता है। कमेंटेटर्स पहले ही घोषणा कर देते हैं कि स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी की परफॉर्मेंस हमेशा से खराब रही है और ये टीम आज तक कोई भी मैच जीत नहीं पाई, लेकिन इस बार टीम में डेरिल शामिल था। जैसे ही मैच शुरू होती है उनकी टीम बढ़त बना लेती है। डेरिल इतना बेहतरीन खेल रहा था कि अपोनेंट टीम की सारी कोशिशें नाकाम हो जाती है और फिर लास्ट में स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी पहली बार मैच जीतकर इतिहास रच देती है, बिल्कुल, और वो भी कलवे की बदौलत। इसके बाद डेरिल स्माइथ बेट्स कॉर्पोरेशन के ऑफिस में इंटरव्यू देने जाता है। अपनी विशेष शक्तियों का इस्तेमाल करते हुए वो इंटरव्यू रूम के बाहर खड़ा होकर उन सभी सवालों को सुन लेता है जिनका जवाब बाकी कैंडिडेट सही से दे नहीं पाए थे। जब उसका नंबर आता है तो वो इन सभी सवालों के इतने शानदार जवाब देता है कि जज हैरान रह जाते हैं। बोर्ड का एक सदस्य रैंडल टाइसन डेरिल से बहुत प्रभावित होता है। टाइसन उसे एक बड़े क्लाइंट ऑल विकर्स को प्रभावित करने की जिम्मेदारी सौंपता है। डेरिल इस चुनौती को खुशी खुशी स्वीकार करता है क्योंकि उसे पूरा विश्वास था कि ये उसके बाएं हाथ का खेल है। टाइसन ये भी बताता है कि इस जॉब को किसे दिया जाएगा, इसका अंतिम निर्णय 5 दिनों बाद ही लिया जाएगा। उस रात डेरिल जेनिस को अपने फ्लैट पर बुलाता है। उसने खुद खाना बनाया होता है और अपनी बातचीत से जेनिस को प्रभावित करने की पूरी कोशिश करता है। वहीं दूसरी ओर उसका दोस्त टिम एक किताब से बहुत अच्छी कविता पढ़ रहा होता है। डेरिल अपने तेज कानों का इस्तेमाल करता है और जो कविता टिम पढ़ रहा होता है उसे सुनकर हूबहू जेनिस को सुना देता है। इससे जेनिस इतना खुश होती है कि वो डेरिल को चूम लेती है। हालांकि ये रात डेरिल के लिए निराशाजनक साबित होती है। जैसे ही वो दोनों इंटीमेट होने की कोशिश करते हैं, दवा का साइड इफेक्ट सामने आ जाता है और वो शुरू होते ही खत्म हो जाता है। कलवे की इस जल्दबाजी से जेनिस निराश हो जाती है और गुस्से में वहां से चली जाती है। अब अगले दिन डेरिल जेनिस को अपने परिवार से मिलवाने ले जाता है। उसकी माँ जेनिस की तारीफ करती है और डेरिल को बताती है कि उसकी पसंद बहुत अच्छी है। जाते समय डेरिल अपने माँ को घर के खर्च के लिए कुछ पैसे देता है, जिससे वो बहुत भावुक हो जाती है क्योंकि उन्हें लगता था कि उनके बेटे की नौकरी लग गई है।
और वो अपने पैरों पर खड़ा हो गया है। हालांकि उन्हें इस बात का बिल्कुल भी अंदाजा नहीं होता कि डेरिल ने ये सारे पैसे अपने ब्लड को डोनेट करके कमाए थे। हॉस्टल लौटने के बाद उसका दोस्त टिम उसे फिर से वो दवा लेते हुए देख लेता है। वो सोचता है कि इस बार तो पूछ ही लेता हूँ कि क्या चल रहा है, तो वो डेरिल से पूछता है कि वो ये सब क्या ले रहा है। डेरिल इसे अपनी ताकत का राज बताता है और कहता है कि इस दवा ने उसकी पूरी जिंदगी ही बदल दी। लेकिन टिम को उस पर भरोसा नहीं होता। मुझे लगता है कि डेरिल किसी नशे की लत में पड़ चुका है। डेरिल उसे समझाने की कोशिश करता है कि ये कोई नशा की दवा नहीं भाई, बल्कि बस उसकी इंद्रियों की शक्ति को बढ़ाता है। अपनी बात साबित करने के लिए डेरिल उस रात दवा की डबल डोज ले लेता है। हालांकि उसका गंभीर असर होता है। अगले दिन जब वो जागता है तो उसके हाथ पैर सुन्न पड़ जाते हैं और उसे चलने में भी मुश्किलें होने लगती है। टिम घबरा जाता है और तुरंत एक ड्रग सपोर्ट ग्रुप को फोन करता है ताकि वो डेरिल की मदद कर सके। किसी तरह डेरिल डॉक्टर वीडन के पास पहुंचता है और उन्हें बताता है कि उसने डबल डोज ले लिया है। डॉक्टर उसे समझाते हैं कि इतनी ज्यादा मात्रा में दवा लेने से उसके शरीर में सेरोटोनिन का स्तर इतना ज्यादा बढ़ गया है कि अब उसकी 5 में से सिर्फ 4 इंद्रियां ही काम कर सकती हैं। उसकी 5वीं इंद्रियां लगातार बदलती रहेगी। इसका मतलब ये था कि कभी वो देख नहीं पाएगा तो कभी सुन नहीं पाएगा या कभी कभी उसे बोलने में दिक्कतें भी होगी। डॉक्टर उसे बताते हैं कि इसका एकमात्र समाधान ये है कि वो इस दवा को अपने शरीर से बाहर निकालने के लिए कुछ समय दे दे। इसमें 3 दिन लगेंगे और तब तक उसे पूरी तरह आराम करना होगा। लेकिन डेरिल के पास आराम करने का समय कहाँ था, क्योंकि उसकी ड्रीम जॉब के फाइनल राउंड को क्लियर करने का सबसे बड़ा मौका सामने था और वो उसे किसी भी कीमत पर गंवाना नहीं चाहता। इसके बाद एक बास्केटबॉल मैच होता है जहां डेरिल को स्माइट बेट्स कॉर्पोरेशन के महत्वपूर्ण क्लाइंट आर्ल विकर्स को प्रभावित करना होता है। कुछ देर बाद विकर्स वहां पर पहुंचता है और डेरिल को अपनी काबिलियत दिखाने का मौका मिलता है। लेकिन तभी उसके शरीर पर दवा का असर तेज होने लगता है और उसकी इंद्रियां बारी बारी से काम करना बंद कर रही होती हैं। पहले उसे सुनाई देना बंद हो जाता है, जिससे वो गलत फहमी में फंस जाता है और जब लोग राष्ट्रगान के दौरान खड़े होते हैं तो उसे लगता है कि वो बियर लेने के लिए खड़े हुए हैं। इस भ्रम में वो राष्ट्रगान के दौरान अजीब हरकतें करने लगता है। अब कलवा पागल हो चुका था, जिससे सबकी नजरें उस पर टिक जाती है। जब उसकी सुनने की शक्ति वापस आती है तो उसकी नजरें धुंधली होने लगती हैं और वो खुद से बातें करने लगता है। इतनी गड़बड़ियों के बावजूद विकर्स को उसकी हरकतें मजेदार लगती है। मजा आ गया उसको और वो हंस पड़ता है। थोड़ी देर बाद डेरिल की नजरें ठीक हो जाती है, लेकिन उसकी परेशानियां खत्म नहीं होती। मैच के दौरान वो गलती से खिलाड़ी को कुछ गलत कह देता है, जिससे वो खिलाड़ी गुस्से में आकर उसे बास्केटबॉल कोर्ट में धक्का दे देता है। इस घटना से विकर्स के साथ बातचीत का माहौल थोड़ा खराब हो जाता है, लेकिन टाइसन उसे दिलासा देते हैं कि अभी भी विकर्स को प्रभावित करने का मौका बचा है बेटा। रात को हॉस्टल में डेरिल का दोस्त टिम देखता है कि एक लड़की लॉरेन उसके कमरे में आ रही है। ये देखकर वो डर जाता है और ड्रग सपोर्ट ग्रुप को बुलाने का फैसला करता है, क्योंकि उसे लगता है कि डेरिल फिर से किसी मुसीबत में पड़ गया है। लॉरेन, जो जेनिस की बहन थी, डेरिल के साथ फ्लर्ट करने की कोशिश करती है, लेकिन डेरिल अभी भी ठीक से सुन और समझ नहीं पा रहा था। जब उसकी सुनने की शक्ति वापस आती है तो लॉरेन उसे किस करने लगती है, लेकिन दवा के प्रभाव से उसका शरीर सुन्न पड़ गया था और वो कुछ भी महसूस नहीं कर पाया। जब लॉरेन को महसूस होता है कि डेरिल उसे खुश नहीं कर सकता तो वो नाराज होकर वहां से चली जाती है। उसी समय जेनिस वहां पर पहुंचती है और अपनी बहन को बाहर निकलते हुए देखती है। उसे गलतफहमी हो जाती है कि डेरिल उसे धोखा दे रहा है। गुस्से में वो डेरिल के कमरे में जाती है और उसे अजीब हालत में फर्श पर बिना कपड़ों के पड़ा देखती है। ये देखकर जेनिस का गुस्सा फूट पड़ता है और वो डेरिल को जोर से लात मारकर वहां से चली जाती है। कुछ देर बाद ड्रग सपोर्ट ग्रुप डेरिल के कमरे में पहुंचता है और उसे बेहोश पाता है। वो उसे होश में लाने के लिए इंजेक्शन देने की कोशिश करते हैं, लेकिन डेरिल समय पर होश में आ जाता है। इसके बाद टिम उससे उस दवा के बारे में पूछता है जो वो हर रात ले रहा था। तब डेरिल सच बताता है कि वो कोई ड्रग एडिक्ट नहीं है, बल्कि उसने सिर्फ एक एक्सपेरिमेंट में हिस्सा लिया था, जिससे उसे कुछ समय के लिए विशेष शक्तियां मिलती थी। लेकिन इसके बावजूद टीम उसकी बातों पर विश्वास नहीं करता। अब अगले दिन डेरिल कॉलेज की आइस हॉकी टीम के लिए खेलता है। सभी को उम्मीद होती है कि वो पहले की तरह टीम को जिताएगा, लेकिन उसकी हालत इतनी खराब थी कि वो एक भी शॉट रोक नहीं पाता। इसके चलते टीम हार जाती है। इसके बाद डेरिल एक पब में टिम से मिलता है और उससे फाइनल इंटरव्यू की तैयारी में मदद मांगता है। जब टिम को पता चलता है कि वो दवा के बिना कुछ भी नहीं कर सकता और अब भी पहले की तरह असफल है, तो वो उसकी मदद करने का फैसला करता है। दूसरी तरफ स्कॉट के पिता अपने बेटे को इंटरव्यू के लिए पूरी तरह तैयार करने के लिए अनुभवी लोगों को बुलाते हैं ताकि स्कॉट अच्छे से तैयारी कर सके। वहीं डेरिल की हालत और बिगड़ती जा रही होती है, लेकिन वो हार नहीं मानता और पूरी मेहनत से इंटरव्यू की तैयारी करता है। इंटरव्यू के दौरान जब वो कार से बाहर निकलता है तो उसकी नजरें फिर से धुंधली हो जाती हैं। वो एक भिखारी से ऑफिस का रास्ता पूछता है, लेकिन वो आदमी उसकी मजबूरी का फायदा उठाकर उसे एक बंद गली में ले जाता है।
वहाँ वो डेरल को मारता है और उसके सारे कपड़े छीन लेता है। डेरल किसी तरह डस्टबिन के ढक्कन से खुद को ढककर पास की दुकान से नए कपड़े खरीदता है। जब वो ऑफिस पहुंचता है तो उसे पता चलता है कि उसने पहने हुए कपड़े इंटरव्यू के लिए सही नहीं थे। इसी दौरान दवा का प्रभाव फिर से दिखने लगता है और वो अपने कपड़ों में ही टॉयलेट कर देता है, लेकिन इसके तुरंत बाद उसे एहसास होता है कि दवा का असर अब खत्म हो गया है और वो पूरी तरह से ठीक हो चुका है। डेरल इंटरव्यू हॉल में जाता है और अपने कपड़ों के बारे में सफाई देते हुए कहता है कि उसे फॉर्मल कपड़ों से एलर्जी है। इंटरव्यू के पहले कुछ राउंड में बाकी 4 लोग बाहर हो जाते हैं और फाइनल राउंड में डेरल और स्कॉट आमने सामने होते हैं। डेरल को डर होता है कि अंतिम सवाल क्या पूछा जाएगा। उसने तो पहली हार मान ली थी, लेकिन जब टाई ब्रेकर सवाल पूछता है तो स्कॉट गड़बड़ा जाता है और सही जवाब नहीं दे पाता। वहीं डेरल बहुत आसानी से कठिन सवाल का सही जवाब दे देता है। दरअसल अपनी पार्ट टाइम जॉब्स के दौरान उसने बहुत सारी जानकारी हासिल कर ली थी जो आज उसके काम आ गई। डेरल के जवाब से सभी प्रभावित हो जाते हैं और ये देखकर टाइसन उसे नौकरी देने का फैसला करते हैं। लेकिन डेरल दिल का बहुत सच्चा इंसान होता है। उसे एहसास होता है कि वो एक मेहनती इंसान का हक छीन रहा है और अगर उसे वो दवा नहीं मिली होती तो वो यहाँ तक नहीं पहुंच पाता। डेरल को अपनी गलती का एहसास होता है और वो सबके सामने अपनी गलती स्वीकार कर लेता है। वो कहता है कि उसने ये इंटरव्यू पास करने के लिए धोखा किया था। हालांकि उसकी सच्चाई का उल्टा असर पड़ता है। उसकी ईमानदारी देखकर टाइसन और अधिक प्रभावित हो जाते हैं और उसे एक जूनियर पोस्ट पर नौकरी दे देते हैं। कुछ सालों बाद दिखाया जाता है कि डेरल और जेनिस की शादी हो चुकी है। कलवा अपने नए परिवार के साथ अपने घर में रहता है और खुशहाल जीवन जी रहा है। और इसी के साथ ये कहानी यहीं पर खत्म हो जाती है। तो दोस्तों, कैसी लगी आपको ये कहानी कमेंट में जरूर बताएगा और ऐसे ही मूवी एक्सप्लेनेशन देखने के लिए हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा।